देखिए, हर देश की ना एक कहानी होती है और भारत की कहानी वो लिखी है एक किताब में, हमारे संविधान में। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई रूल्स की किताब नहीं है, नहीं। ये एक वादा है, एक राष्ट्र का अपने करोड़ों लोगों से किया गया वादा। तो चलिए आज इसी वादे के दिल में उतर कर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वादा है क्या? मतलब एक देश अपने लोगों से क्या वचन देता है? यही सवाल आप देखिए हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि एक संविधान वो सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं होता, वो तो किसी भी देश की आत्मा का आईना होता है ना? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपको एक पूरा देश खड़ा करना है, एकदम शुरुआत से। कहाँ से शुरू करेंगे? भाई सबसे पहले तो एक नक्शा चाहिए, एक ब्लूप्रिंट। सही कहा ना? बस संविधान वही ब्लूप्रिंट है। ये बताता है कि भाई सरकार चलेगी कैसे और हम लोगों के यानी नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। और सोचिए, 200 साल की गुलामी के बाद भारत को अपने भविष्य के लिए एक नए ब्लूप्रिंट की कितनी सख्त जरूरत रही होगी। इस ऐतिहासिक काम का बीड़ा उठाया संविधान सभा ने, एक ऐसी सभा जिसे भारत की तकदीर लिखने के लिए ही बनाया गया था। और ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, इतना लंबा समय। इस दौरान 166 बैठकें हुईं, जिसमें देश के कोने कोने से आए विद्वानों ने इस पर मंथन किया। मतलब वाकई में एक असाधारण मेहनत थी ये। इस पूरे विशाल यज्ञ के कह सकते हैं दो मुख्य स्तंभ थे। एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सभा के अध्यक्ष के तौर पर सबको साथ लेकर चल रहे थे, और दूसरे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, जिन्हें हम आज भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार भी कहते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं संविधान के बिल्कुल दिल में, इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। पता है, इसे संविधान की चाबी भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि ये चंद लाइनें ये पूरे संविधान का सार हमारे सामने खोल कर रख देती हैं। ये वो वादा है जो भारत ने खुद से किया था। सुनिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत के भविष्य की बुनियाद हैं। और इसकी शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। हम भारत के लोग। सिर्फ ये 3 शब्द ही ये बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इस देश में असली ताकत किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में। तो चलिए अब इस वादे के एक एक शब्द को खोलकर समझते हैं। तो आखिर ये वादा भारत को कैसा देश बनाने का है? इसका जवाब पता है, सिर्फ 5 शब्दों में छिपा है। 5 ऐसे शब्द जो भारत की पहचान को, उसकी चरित्र की नींव को परिभाषित करते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे अंग्रेजी में सॉवरन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सीधा सा मतलब है, पूरी तरह से आजाद। भारत अपने फैसले खुद लेगा, अपनी नीतियां खुद बनाएगा, अपनी किस्मत खुद लिखेगा। किसी भी बाहरी ताकत का कोई दखल नहीं। सिंपल। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो अगले 2 शब्द हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शुरू से प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। नहीं, इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। और ये हमें क्या दिखाता है? यही कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ विकसित होता है। तो समाजवादी होने का मतलब क्या है भारत के संदर्भ में? इसका लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जाए और ये सुनिश्चित हो कि हर किसी को कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें तो जरूर मिलें। और फिर आता है शब्द पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। देखिए, भारत की पंथ निरपेक्षता भी बहुत खास है। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य धर्म को नहीं मानेगा, नहीं। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा और हर नागरिक को अपना धर्म मानने की पूरी पूरी आज़ादी होगी। और 5वां शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसमें 2 बातें हैं। लोकतंत्र का मतलब तो हम सब जानते हैं, सरकार जनता चुनेगी। और गणराज्य का मतलब है कि देश का जो मुखिया होगा, हेड ऑफ स्टेट, वो कोई राजा या रानी नहीं होगा जिसकी विरासत चलती आए। नहीं, उसे भी चुना जाएगा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो ठीक है, देश की पहचान तो तय हो गई इन 5 शब्दों से, पर हम नागरिकों को क्या मिलेगा? प्रस्तावना हर एक नागरिक को इंडिविजुअली 3 चीजों का वचन देती है: न्याय, स्वतंत्रता और समता। और देखिए, जब संविधान न्याय की बात करता है ना,
तो वो किसी एक तरह के न्याय की बात नहीं करता, वो हर तरह के न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय यानी किसी के साथ उसकी जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय मतलब सबको कमाने के बराबर मौके मिले। और राजनीतिक न्याय यानी हर किसी को वोट देने और चुनाव में खड़े होने का हक हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं। संविधान इन्हें सच करने का रास्ता भी बताता है। जैसे प्रस्तावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो वादा है, वो हमें मौलिक अधिकारों के रूप में मिलता है। और अवसर की समता का वादा वो सच होता है हमारे वोट के अधिकार से, जहां प्रधानमंत्री से लेकर एक आम नागरिक तक हर एक इंसान के वोट की कीमत बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े वादों को पूरा कैसे किया जाएगा? जाहिर है इसके लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम की जरूरत थी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि संविधान ने देश को चलाने के लिए आखिर कैसा ढांचा, कैसा स्ट्रक्चर तैयार किया। भारत का जो सिस्टम है ना, वो भी बड़ा अनोखा है। इसे अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ केंद्र और राज्य सरकारें दोनों हैं, दोनों के अपने अपने अधिकार हैं। लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए केंद्र सरकार को थोड़ा ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसीलिए हमारा संविधान भारत को राज्यों का संघ कहता है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक और बहुत ही खास बात है, हमारा संविधान ना तो पत्थर जैसा कठोर है कि उसे बदला ही ना जा सके, और ना ही मिट्टी जैसा नरम कि कोई भी आके उसे बदल दे। नहीं, इसमें बदलाव के लिए अलग अलग स्तर बनाए गए हैं। कुछ बदलाव आसानी से हो सकते हैं, तो कुछ के लिए बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। यही बात इसे मजबूत भी बनाती है और वक्त के साथ बदलने की ताकत भी देती है। और इस पूरे ढांचे को आप समझिए 3 और मजबूत खंभे संभालते हैं। पहला, संसदीय लोकतंत्र, यानी असली ताकत जनता के चुने हुए नुमाइंदों के पास। दूसरा, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो संविधान की निडर रक्षक है। और तीसरा, एकल नागरिकता जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम किसी राज्य से पहले एक भारतीय हैं। तो ये है हमारे संविधान का मूल दर्शन, एक राष्ट्र का अपने लोगों से किया गया एक पवित्र वादा। लेकिन जाते जाते एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। 75 साल से भी ज्यादा पहले किया गया ये वादा आज के इस आधुनिक 21वीं सदी के भारत में कितना खरा उतरता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।